पिछले चंद दिनों से मैं लगातार ये देख रहा हूँ कि मेरे पोस्ट पे, मेरे वीडियोस पे लगातार AIMIM के ट्रोल्स कमेंट कर रहे हैं कि मैं मौलाना तौसीफ़ रज़ा के ताल्लुक़ से वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ। उन तमाम लोगों को मैं सबसे पहले एक बात बता दूँ कि मैं किसी सियासी पार्टी का ना तो कारकुन हूँ, न ही मैं मेंबर हूँ और न ही मैं नुमाइंदा हूँ, और ख़ास तौर पे AIMIM से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है कि मैं AIMIM की तरह सेलेक्टिव मुद्दों को मैं उठाऊंगा, या AIMIM की तरह मेरे अंदर तभी दर्द पैदा होगा जब वो मेरे कंस्टिट्यूंसी से जुड़ा होगा। क्योंकि मौलाना तौसीफ़ रज़ा किशनगंज से ताल्लुक़ रखते हैं। किशनगंज के लगभग 5 सीटों पे AIMIM के MLA जीत कर आए हैं, तो उनको लग सकता है कि मैं इनकी आवाज़ उठाऊंगा तो मेरे वोटर्स मुझसे जुड़े रहेंगे, यानी उनकी खुदगर्जी हो सकती है। लेकिन मुझे साथ इस तरह की कोई खुदगर्जी नहीं है। मैं कॉमन मुद्दों को उठाता हूँ, मुझे लगता है कि ये ज़रूरी बात है, लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाता हूँ। मौलाना तौसीफ़ रज़ा के ताल्लुक़ से मैं वीडियो इसलिए भी नहीं बनाना चाह रहा था क्योंकि मैं जब वीडियो बनाऊँगा तो मैं मुनाफ़क़त नहीं करूँगा। मैं फिर ऐसी बातें आप लोगों से शेयर करूँगा जिसको सुन करके AIMIM के ट्रोल्स को और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और अगर आप तकलीफ़ सहना जानते हैं, सच्चाई अगर आप सहना जानते हैं, तो सच सुन लीजिए। मौलाना तौसीफ़ रज़ा जैसे जितने बेगुनाह मुसलमान भाइयों का आज चलते फिरते जहाँ तहाँ कत्ल हो रहा है, या उनके साथ मारपीट हो रही है, उनके साथ हादसे हो रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है नफ़रती माहौल। और ये नफ़रती माहौल अपने पीक पे पहुँच रहा है क्योंकि ये नफ़रती चिंटुओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। और ये राजनीतिक संरक्षण तब प्राप्त होता है जब किसी एक पार्टी की सत्ता लगातार जगह जगह बार बार केंद्र में, राज्य में आ जाती है। यानी जब सैया भैल हवलदार वाली जो कहावत है, जब चरितार्थ हो जाता है, तब ये नफ़रती चिंटुओं को हिम्मत मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए हम मुसलमानों को अब अलर्ट रहना चाहिए। आप राह चलते कि कोई अगर आपको एक गाली भी दे दे तो चुपचाप सह करके चले आइए, क्योंकि अगर आपकी गलती नहीं भी होगी तो नफ़रती चिंटुओं को ये एक साइलेंट मैसेज मिल गया है कि तुम अब इस तरह के हादसे करो, तुमको ज़मानत भी मिलेगी, और जब तुम ज़मानत से बाहर आओगे तो हज़ारों की संख्या में लोग तुम्हारे लिए फूल की माला लिए भी खड़े मिलेंगे। और जब ये मैसेज मिल जाएगा किसी समुदाय को या किसी गिरोह को, संगठन को, तो वो बेलगाम होता है। लेकिन सवाल ये है कि जो नफ़रती माहौल है, ये जो लगातार एक पार्टी को सत्ता हासिल हो रही है, उसके टूल किट में या उसके मदद करने वालों में क्या ओवैसी की राजनीति नहीं है? ओवैसी का जो लहजा है, जो लड़ने का पैटर्न है, जिस तरह से वो हर जगह जाके चुनाव लड़ते हैं, ये देखते हुए भी कि हिंदू उनको वोट नहीं करते हैं, या जहां संख्या बल नहीं है, लोकतंत्र के फॉर्मूले के खिलाफ जाके लड़ते हैं, और जिस तरह के भाषण, नारेबाजी वो अपने स्टेज से करते हैं, जिसकी वजह से एक समुदाय को पोलराइज होने में मदद मिलती है, पोलराइज होता है एक समुदाय, ध्रुवीकरण में कामयाबी मिलती है एक पार्टी को, तो क्या ओवैसी की राजनीति मौलाना तौसीफ़ रज़ा जैसे जितने भी कत्ल सामने हो रहे हैं, आ रहे हैं, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? तो मैं जो आप तमाम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि इस देश में, क्योंकि मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, राजनीति स्पेस उनके लिए अगर कुछ है तो वो सिर्फ सेकुलरिज्म वाला एक रास्ता बचता है। और आपको अगर नहीं समझ में मेरी बात आती है तो मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आ रहा हूं। बंगाल में जो इस वक्त रिजल्ट आया है, उसमें आपको मैं करीब 40 से 50 ऐसी सीटें दिखाऊंगा जहां ममता को जो हिंदू वोट्स हैं वो कम मिले, जिसकी वजह से वो हार गई हैं। और वो हिंदू वोट इस बार कम इसलिए मिले क्योंकि जो बांग्लादेशियों का डर वहां दिखाया गया, बाबर के नाम पे मस्जिद बनाने की जो हिम्मत दिखाई गई, ओवैसी कबीर का जो गठबंधन दिखलाया गया, और जिस तरह से लोगों को ब्रेन वॉश किया गया, उन तमाम मस्जिद की भीड़ को, ओवैसी और कबीर के गठबंधन को दिखला करके कि अगर इनकी सरकार आ गई तो देख लो ये बांग्लादेश बन जाएगा, तो हिंदू जो सेकुलर वोट थे वो ममता से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए। किसी सीट पे 1500, 2000, 5000, 8000, 10,000 जो हिंदू सेकुलर वोट थे वो शिफ्ट हो गए बीजेपी की तरफ। मतलब चंद वोटों की वजह से ममता चुनाव हार गई। यानी ओवैसी या कबीर या बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग जो आकर के ये फक्की देते हैं कि अपनी सियासत अब करनी चाहिए, अपनी पार्टी बनानी चाहिए, उसका खामियाजा क्या होता है? वो मौलाना तौसीफ़ रज़ा की
कत्ल में आप तलाश सकते हैं अगर आपका ज़मीर जिंदा है। अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि एक मासूम, एक बेगुनाह, एक बेकसूर मौलाना अपने घर से किसी काम के लिए निकलता है, चंद किताबें लेके निकलता है, ड्रेस होता है उसके बैग में, और अचानक ट्रेन में कुछ उपद्रवी उनके साथ मारपीट शुरू करते हैं। बेचारा वो अपनी वाइफ को कॉल लगाता है, लाचार नजर आता है। वो कहता है मेरी किताबें देख लो, मेरा बैग खोल के देख लो। वो बैग खोल के दिखा रहा है, कह रहा है मैं एक मदरसे में पढ़ाने वाला उस्ताद हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं चोर नहीं हूं। वो लोगों से मदद की गुहार लगाता है, कोई उसकी मदद के लिए सामने नहीं आता है। सोचिए कि लोगों के दिलों में नफरत किस स्तर से पहुंच गया है, किस स्तर तक पहुंच गया है, और किस तरह से इंसान अब मवेशी बनते जा रहे हैं, जानवर बनते जा रहे हैं, वहशी बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन, ताकत, जो हिम्मत है वो राजनीतिक संरक्षण से मिल रहा है। और राजनीतिक संरक्षण उस दल से मिल रहा है जो अब हर जगह काबिज हो रहे हैं, और उसमें मदद जो कर रहा है 50 लोग मदद कर रहे हैं, 50 तरह के तंत्र मदद कर रहे हैं, उनमें एक तंत्र ओवैसी की राजनीति भी है। और ये जब तक गहराई से आप नहीं समझेंगे तब तक आप इस तरह के हादसे देखते रहेंगे। इसलिए जो लोग ओवैसी को सपोर्ट कर रहे हैं वही लोग उनके नफरत वाले राजनीति के शिकार भी हो रहे हैं, ये आपको समझना होगा। इसलिए सच्ची कड़वी बात यह है कि जो ओवैसी साहब आज पिटीशन लिख रहे हैं, तौसीफ रजा के इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं उनके लोग, उनके एमएलए प्रदर्शन कर रहे हैं, असली कातिल नफरती माहौल है। और उस माहौल को बनाने वालों में एक स्टेक जो है, एक शेयर राजनीतिक दलों में ओवैसी की पार्टी का भी है, ओवैसी के एमएलए, ओवैसी के लोगों का भी है। ये समझना जरूरी है। इसलिए जो लोग भी ओवैसी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, दरअसल आप नफरती माहौल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और उसका शिकार आप होंगे। ना तो ओवैसी के साथ कोई घटना हुई, ना ओवैसी के औलादों के साथ कोई घटना हुई, ना अख्तरुल ईमान के साथ कोई घटना हुई, ना अख्तरुल ईमान के औलादों के साथ घटना हुई, ना तो 5 जो एमएलए किशनगंज से जीत के आए हैं उनके साथ इस तरह की कोई घटना हुई। घटना का शिकार, नफरती शिकार आम कॉमन मुसलमान हो रहे हैं, जो ओवैसी के लिए दीवाने पागल नजर आते हैं, जिनके लिए आप धूप पानी का बगैर ख्याल के आप प्रदर्शन में जाते हैं, रैलियों में जाते हैं, उनके लिए आप दिन रात गाली गलौज करते हैं, मारने पीटने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन देखिए उसी नफरत का शिकार आप खुद हो रहे हैं, आपका नेता नहीं हो रहे। आपका नेता पैसा बना रहे हैं। आप अपने नेताओं पर गौर कीजिए। अपनी बेटियों की शादी में आपके ओवैसी के नेता करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, नाच गाना डांस करते नजर आ रहे हैं, डेस्टिनेशन मैरिज करते हैं। क्या आपने इम्तियाज जलील की बेटी के शादी के वीडियोस नहीं देखे? क्या उन्होंने उनके आम घर से महल बनते हुए नहीं देखा आपने? ये चंद 5 सालों में आपने बदलाव नहीं देखा? आपके एआईएमआईएम के लोग किस तरह की लेविश लग्जरियस शादी कर रहे हैं जिसकी इस्लाम कहीं से इजाजत नहीं देता। इस्लाम कहता है फजूल खर्ची शैतान का काम है। इस्लाम कहता है कि रियाकारी हराम है, दिखावा हराम है। आपके नेता किस तरह से हराम की कमाई कर रहे हैं, और नाम दिया है कि हम इस्लामिक पार्टी हैं, मुसलमानों की जमात है। तो यही कड़वी बात ना आपको सुनना पड़े। मैं तौसीफ रजा की मौत की वीडियो सामने आने के बाद भी, तमाम मामले सामने आने के बाद भी मैंने खामोशी अख्तियार कर लिया था, क्योंकि मैं मुनाफिक नहीं हूं। जब बोलूंगा, जब लिखूंगा तो हक लिखूंगा, सच लिखूंगा, चाहे कोई तंजीम हो, कोई पार्टी हो, कोई नेता हो। और जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इस देश में जो नफरती माहौल है उसका शिकार आप होंगे, आपका नेता नहीं होगा। आप ओवैसी की राजनीति से तौबा कर लेंगे, उसके झांसे से निकल आएंगे आप। वो आपको कहते हैं कि आपकी तरक्की आपकी सियासत में है, आपकी अपनी पार्टी बनाने में है। आप मुझे बताइए, आप अपनी पार्टी को कैसे कामयाबी दिलाएंगे? फॉर्मूला बताइए आप। पश्चिम बंगाल में जिसके पास हिंदू वोट बैंक रहते हुए चुनाव हार गए, आपको कहा जा रहा है 15% वालों को कि आप सियासी ताकत बना लेंगे। सोचिए ना कि ममता बनर्जी, जिसके पीछे करोड़ों हिंदुओं का वोट था, लाखों हिंदुओं का वोट था, वो चुनाव हार गई। आपके पास चंद वोट, आप कैसे जीत जाओगे? सरकार ने क्या किया बंगाल में? मुस्लिम वोटों को भवानीपुर से काट दिया, ज्यादातर मुस्लिम वोट को। जब कोर्ट पहुंचे वोटर्स तो कहा कि आप अगली बार वोट दे लीजिएगा, आप पहले साबित कीजिए, आप अपने कागजात सही कीजिए। तो जिन सीटों पे आप 5-10 जीत भी जा रहे हो, कल को सरकार डिलिमिटेशन का नाम देकर के 5 जगह बांट देगी, आप माइनॉरिटी में आ गए, तो आपके पास रास्ता क्या बचता है फिर सियासत में? सिर्फ और सिर्फ सेकुलरिज्म वाला रास्ता बचता है। और सेकुलरिज्म जब तक मजबूत नहीं होगा, ये नफरत का जो ब्यार, जो चारों तरफ नफरती ब्यार जो बह रही है, जो नफरत का स्तर जो उस लेवल पे पहुंच चुका है कि मौलाना तौसीफ रजा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मदद की गुहार
लगा रहे हैं और कोई नहीं आता है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं इस देश में। ये धीरे धीरे और बढ़ेगा और पीक पे पहुंचेगा। सिर्फ एक रास्ता बचता है, ओवैसी, बदरुद्दीन अजमल, हुमायूं कबीर जैसे लोगों से बचिए, तौबा कीजिए इनकी राजनीति से। आप किसी दूसरी पार्टी से, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, उन पार्टियों से टिकट लेके अपने लोगों को जिता करके भेजिए। सेकुलरिज्म को मजबूत कीजिए, तब जाकर के नफरती जो माहौल है वो धीरे धीरे खत्म होगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप ओवैसी के झांसे में आते रहिए और इसी तरह आप जगह जगह मरते रहेंगे, पिटते रहेंगे और ये नेता आपके लिए खाना पूर्ति के लिए रैली निकाल लेंगे, एक लेटर लिख देंगे, एसपी को लेटर लिख देंगे, कलेक्टर को लेटर लिख देंगे, कमिश्नर को लेटर लिख देंगे, मंत्री को लिख देंगे और उससे आप खुश होते रहिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।